नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र मिश्रा एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, पिछले कई सारे एग्जाम्स में CSIR के यदि आप एग्जाम्स को उठा करके देखें स्पेशली, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं, सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी में भी। इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको बेसिकली बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, सारे स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं और ये टॉपिक स्कोरिंग भी है। इस वजह से जो भी स्टूडेंट CSIR के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक तो बहुत ही जरूरी है, उनको प्रिपेयर करना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम कहते किसे हैं। प्लांट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस फैमिली में रखे हैं उनको हमने सेकेंडरी टर्म क्यों दिया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम क्यों कहते हैं। तो हमें इसे कंपेयर करना होगा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसे कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट में कोई डायरेक्ट रोल ना हो, those organic compounds which have no any apparent or direct role in plant growth and development are called secondary metabolites। उनको हम secondary metabolites कहते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि फिर उनका रोल क्या है। जब उनका डायरेक्ट रोल उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में नहीं है तो फिर इनका रोल क्या है। तो उसका आंसर ये है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी जो फिटनेस है, एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो फिटनेस है और उसका जो रिप्रोडक्शन है उसे इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे वो एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। तो देखिए इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिप्रेजेंट ए हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विथ नो अपरेंट फंक्शन इन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इनका कोई डायरेक्ट रोल या प्रत्यक्ष रोल नहीं है, बट दे फुलफिल स्पेसिफिक इकोलॉजिकल फंक्शंस सच एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफेक्शंस एंड हर्बीवोर्स। जैसा मैंने कहा कि ये प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन्फेक्शन से, हर्बीवोर से या अदर इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकती हैं, जिसके द्वारा उनकी डेथ हो सकती है, ये उसको बचा सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट आता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसे कहें। तो जैसा कि आप लोग बायो मॉलिक्यूल्स में, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, ये सभी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंटरमीडिएट्स ऑफ मेटाबॉलिक साइकिल्स या मेटाबॉलिक पाथवेज। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस के जितने भी इंटरमीडिएट्स पढ़ते हैं, TCA के जितने भी इंटरमीडिएट्स पढ़ते हैं, या फिर आप बीटा ऑक्सीडेशन या न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस या अदर जो पाथवेज हैं उनके इंटरमीडिएट्स आप देखते हैं, तो इन सभी को प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में रखा गया है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन्हीं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ही सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स and intermediates of catabolic and anabolic pathways. The synthesis of secondary metabolites is species specific, certain found in some plant species or related species and certain in others। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, कुछ प्लांट मेटाबोलाइट्स किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज में पाए जाते हैं तो कुछ दूसरी स्पीसीज में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आप लोग पढ़ते हैं या जानते हैं वो हर एक तरह के प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है जो प्लांट्स में, सब माइक्रोब्स में भी सिंथेसाइज होते हैं। तो यदि हम लोग पढ़ने से पहले इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने 2-3 पॉइंट यहां पर लिख दिया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शंस एंड हर्बीवोर्स, ये 2 पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं कि प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी और क्या जनरल फंक्शंस हो सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्लांट की फिजियोलॉजी में क्या जनरल फंक्शंस हैं, तो उनको थोड़ा हम लोग और भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि दे कैन प्रोटेक्ट plants
फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट। ये यूवी लाइट से भी प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग ये कह सकते हैं, दे एक्ट एज लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स। जैसा आप लोगों ने नाम सुना होगा एंथोसाइनिन का, तो एंथोसाइनिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फैमिली में आते हैं और ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। उनका हम लोग फंक्शन भी आगे देखेंगे। अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, इनका एक और फंक्शन है, ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट को ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट, ये कुछ जनरल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे हम लोग और भी चेक करेंगे। एक टर्म आता है एलिलोपैथी, उसको भी देखेंगे। दे आल्सो एक्ट एज एलिलोपैथिक एजेंट, ये एलिलोपैथिक एजेंट की तरह भी वर्क करते हैं। तो मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको यहां पर बताए हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्राइमरी तो रोल ग्रोथ और डेवलपमेंट में नहीं है प्लांट्स में, लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे रोल हैं प्लांट में, जैसे कि डैमेजिंग इफेक्ट यूवी लाइट का जो इन्वायरमेंट में है उसे प्रोटेक्ट करना। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्लावर्स फ्रूट्स में आप कलर देखते हैं उसको भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं जिससे सीड डिस्पर्सन में आसानी होती है। एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे कि आप लोग लिग्निन के बारे में जानते हैं, टेनिन, लिग्निन और टेनिन का भी नाम सुना होगा। दे कम्स अंडर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब ये तो जनरल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने के बाद जो सेकेंड पॉइंट है, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के नजरिए से, वो है बायोसिंथेसिस। तो जिस तरह से CSIR में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं बेसिकली आपको इस टॉपिक को इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको इस तरह से पढ़ा सकूं कि आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो सकें। तो बायोसिंथेसिस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज के नाम पूछे जाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहता है कि जो टर्पीन्स हैं वो क्या है, फिनोलिक्स हैं वो क्या है, और कौन से पाथवे से वो सिंथेसाइज होते हैं। तो हम लोग बेसिकली इसको आगे पढ़ते हुए बढ़ रहे हैं। पहले क्लासिफिकेशन करेंगे, देखेंगे फेमस फैमिलीज कौन कौन सी हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। देन इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बायोसिंथेसिस पर भी फोकस करेंगे। बायोसिंथेसिस के बाद कौन कौन से ऐसे फेमस एजेंट हैं उस फैमिली के, पर्टिकुलर फैमिली के, जिनके फंक्शंस को भी हम लोग चेक करेंगे, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यदि हम क्लासिफिकेशन को देखें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो उनकी फैमिली के नाम से पूछे जाते हैं। कई बार नाम ही दे दिया जाता है फिनोलिक्स या टर्पीन्स। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए यदि वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ रहा है तो उसको सबसे पहले क्लासिफिकेशन जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां से ही आप सारे बेसिक्स और बिटवीन जो डिस्क्रिमिनेशन कैरेक्टर्स हैं, जो क्लासिफिकेशन ग्रुप्स हैं, उनमें आप कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन को शुरू करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, बेसिकली कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और काफी फेमस नाम है उनके। ठीक है, फर्स्ट इज टर्पीन्स। पहली फैमिली को टर्पीन्स कहते हैं। सेकेंड इज फिनोलिक्स। सेकेंड इज फिनोलिक्स एंड थर्ड इज नाइट्रोजन कंटेनिंग। कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। पहला ग्रुप है टर्पीन्स,
दूसरा ग्रुप है फिनोलिक्स एंड थर्ड इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब ये आप नाम में देखें तो फिनोलिक्स फिनॉल से आ रहा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कहीं ना कहीं नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो जो क्लासिफिकेशन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का है वो बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ कंपाउंड्स। तो बेसिकली इस पॉइंट को एक बार फिर आप समझ लीजिए, जो क्लासिफिकेशन है वो कंपाउंड के केमिकल नेचर पर बेस्ड है कि उसका केमिकल नेचर क्या है। देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत अलग अलग तरह के कंपाउंड्स हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, उनके अलग अलग फंक्शन हैं। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए और जैसे हम टीचर्स के लिए कैसे उसको पढ़ा सकते हैं, वो कैसे हम आसानी से सभी कंपाउंड्स की स्टडी कर सकते हैं, तो बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को क्लासिफाई कर लिया गया उनके केमिकल बेस के नेचर पर, उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है या केमिकली वो किस तरह के हैं, उसके बेस पर उन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। वन इज टर्पीन्स, सेकेंड इज फिनोलिक्स एंड थर्ड इज नाइट्रोजन कंटेनिंग। देखिए टर्पीन्स एक स्पेशल क्लास है लिपिड्स की, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्लास ऑफ लिपिड्स। ये एक क्लास है लिपिड्स की, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिनोलिक्स ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनमें फिनॉल रिंग पाई जाती हो, तो दे कंटेन फिनॉल रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर में फिनॉल रिंग मिले तो उसे हम फिनोलिक्स कह देते हैं। थर्ड इज नाइट्रोजन कंटेनिंग, ऐसे कंपाउंड जिनके स्केलेटल में, जिनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हो या नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो, उनको हम कहते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो बेसिकली कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 3 ग्रुप में। वन इज टर्पीन्स, सेकेंड इज फिनोलिक्स, थर्ड इज नाइट्रोजन कंटेनिंग। देखिए इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है और फर्दर उनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, उनको 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये बड़े फेमस नाम है, इनको समझना है। इनकी सिंथेसिस भी अलग अलग पाथवे से है, यहां से लेकर के कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फिनोलिक से यदि क्वेश्चन आएगा तो फिनोलिक को सिंथेसाइज करने के लिए पाथवेज अलग हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए आएगा तो थोड़ा पाथवेज अलग है, और टर्पीन्स के लिए आएगा तो पाथवेज अलग है। मैं बेसिकली इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, अभी तो केवल क्लासिफिकेशन में मैं नाम बता रहा हूं, क्या बेसिक डिफरेंसेस है उनको लेकर के भी हम लोग स्टडी करेंगे। कैसे सिंथेसाइज होते हैं, बायोसिंथेसिस कैसे होती है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बायोसिंथेसिस की। बायोसिंथेसिस में सबसे पहले मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं टर्पीन्स। तो 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टर्पीन्स को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बायोसिंथेसिस की। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे टर्पीन्स की। टर्पीन्स बेसिकली टर्पीन्स हैं क्या? टर्पीन्स हम लोग किसे कहते हैं, या टर्पीन्स को जानने के लिए कौन सा ऐसा बायोकेमिकल टर्म है या बायोकेमिकल कंपाउंड है जिनको टर्पीन फैमिली में रखा गया है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, इट इज ए क्लास ऑफ लिपिड्स। क्लास ऑफ लिपिड्स किसकी क्लास है? लिपिड्स की। अब लिपिड्स में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, लिपिड्स को भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में नहीं लिख सकते। जैसे फैटी एसिड्स, उनका केमिकल नेचर अलग है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल थोड़े से अलग हैं। मेम्ब्रेन लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोलिपिड्स या ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स या ग्लिसरोगैलेक्टोलिपिड्स ये अलग हैं, लेकिन सब में कॉमन कैरेक्टर है, दे आर हाइड्रोफोबिक एंड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन्स। तो हाइड्रोकार्बन चेन के मिलने से बने हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं। उसी तरीके से टर्पीन्स इज ए क्लास ऑफ लिपिड्स, एक लिपिड की क्लास है, लेकिन इसका एक डिस्क्रिमिनेटिंग कैरेक्टर है जिसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ आइसोप्रिनोइड यूनिट्स। किसके बने हैं? आइसोप्रिनोइड यूनिट्स के बने हैं।
तो देखिए आप सबसे पहले टर्पीन्स को डिफाइन कर रहे हैं। टर्पीन्स क्या है? तो इट इज ए क्लास ऑफ लिपिड्स दैट कंसिस्ट ऑफ आइसोप्रिनोइड यूनिट्स। अब आइसोप्रिनोइड यूनिट्स क्या है? यदि हम लोग आइसोप्रिनोइड को डिस्कस करें तो ये भी बहुत आसान है। ये एक ब्रांच्ड 5 कार्बन यूनिट है। कैसी है? ब्रांच्ड 5 कार्बन यूनिट। ब्रांच्ड यूनिट। तो सभी लोग एक बार फिर इसको चेक करेंगे। टर्पीन्स कंसिस्ट ऑफ आइसोप्रिनोइड यूनिट्स, और आइसोप्रिनोइड यूनिट क्या है? एक हाइड्रोकार्बन चेन है। कितने कार्बन की? 5 कार्बन की, और ब्रांच्ड 5 कार्बन चेन है। तो जितने भी टर्पीन्स, जो टर्पीन है, उनको बेसिकली हम लिपिड्स कह सकते हैं, जो बने होते हैं आइसोप्रिनोइड यूनिट्स के। एक बार आइसोप्रिनोइड यूनिट को आप दोबारा चेक कर सकते हैं। आइसोप्रिनोइड यूनिट का स्ट्रक्चर क्या है? ये एक ब्रांच्ड 5 कार्बन यूनिट है। तो ऐसे कंपाउंड जो ब्रांच्ड 5 कार्बन यूनिट आइसोप्रिनोइड से बने होते हैं, उनको हम टर्पीन्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं? टर्पीन्स। मोस्ट ऑफ टर्पीन्स, एक यहां पर कैरेक्टर और भी है जिसको जानना बेहद जरूरी है। मोस्ट ऑफ टर्पीन्स टर्पीन्स आर हाइड्रोफोबिक। कैसे होंगे? हाइड्रोफोबिक होंगे। और जैसा आप जानते हैं लिपिड्स आर एम्पीपैथिक, या बेसिकली हाइड्रोफोबिक ही हम लोग बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ टर्पीन्स भी हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, तो टर्पीन्स को आप डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आइसोप्रिनोइड यूनिट से बनते हैं, उनको हम टर्पीन्स कहते हैं। और आइसोप्रिनोइड यूनिट क्या है? तो आइसोप्रिनोइड यूनिट को आप जान सकते हैं, ये एक ब्रांच्ड 5 कार्बन यूनिट है। ठीक है, जिसे हम लोग आइसोप्रिनोइड यूनिट कहते हैं। अब ये कैसे सिंथेसाइज होती है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे टर्पीन्स की बायोसिंथेसिस। तो आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दें कि अभी तक हम लोगों ने टर्पीन्स को जाना है, टर्पीन्स होते क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं, टर्पीन्स की बायोसिंथेसिस, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि प्लांट्स में टर्पीन्स की सिंथेसिस कैसे होती है, टर्पीन्स कौन से पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं। जैसे आपने देखा है कि लिविंग सेल्स में यदि हमसे कोई कहे, यदि आपसे पूछे कि पायरुवेट की सिंथेसिस कैसे होती है, तो आप कहते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा वाया ग्लाइकोलिसिस, और जो इंड प्रोडक्ट आता है वो पायरुवेट है। उसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में और जो दूसरे मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, यूरिया साइकिल है, उसमें यूरिया कैसे बनती है, इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूरिया साइकिल क्या है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, टीसीए साइकिल क्या है। उसी तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बायोसिंथेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टर्पीन्स के बारे में। तो क्वेश्चन ये उठता है, टर्पीन्स की सिंथेसिस प्लांट्स में कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि मेटाबॉलिक पाथवेज के नाम से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लांट्स में 2 मेटाबॉलिक पाथवेज हैं जिनसे टर्पीन्स की सिंथेसिस होती है। कितने पाथवेज हैं? 2 पाथवेज। तो हम लोग कह सकते हैं इन प्लांट्स टर्पीन्स सिंथेसाइज्ड बाय 2 मेटाबॉलिक पाथवेज। दोनों इंडिपेंडेंट पाथवेज हैं और दोनों से सिंथेसिस हो सकती है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वो मेटाबॉलिक पाथवेज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बायोसिंथेसिस में देयर आर 2 पाथवेज of terpene synthesis. One is mevalonic acid pathway and second is MEP pathway. ठीक है, तो एक बार फिर आप नाम समझ लें इसके, mevalonic acid pathway and second is MEP pathway. जो MEP pathway है इसको हम लोग मेथाइल इरिथ्रिटॉल फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। मिथाइल इरिथ्रिटॉल फॉस्फेट पाथवे। तो टर्पीन्स सिंथेसाइज्ड बाय 2 पाथवेज, मेवेलोनिक एसिड पाथवे एंड सेकेंड इज MEP पाथवे। इस पॉइंट को आप समझ लें कि इसको हम मेवेलोनिक एसिड क्यों कहते हैं और MEP क्यों कहते हैं। ठीक है,
तो मेवेलोनिक एसिड, इस पूरे पाथवे की जो हम लोग स्टडी करेंगे, तो मेवेलोनिक एसिड एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है इस मेटाबॉलिक पाथवे का, और इस इंटरमीडिएट के नाम पर ही इस पाथवे को नाम दे दिया मेवेलोनिक एसिड पाथवे। जबकि एमईपी पाथवे को जो हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे मिथाइल इरिथ्रिटॉल फॉस्फेट जो कंपाउंड है, इंटरमीडिएट है, वो इस पाथवे का इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, और इस वजह से इसको नाम दे दिया एमईपी पाथवे। अब दोनों पाथवेज में क्या डिफरेंसेस हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो कुछ पॉइंट्स में कुछ डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, मेवेलोनिक एसिड पाथवे ऑपरेट होता है साइटोसॉल में, ऑपरेट इन साइटोसॉल। जब भी हम लोग प्लांट सेल की बात करेंगे, सेल के लेवल पर जब बायोसिंथेसिस की बात करेंगे, तो मेवेलोनिक एसिड पाथवे ऑपरेट इन साइटोसॉल, जबकि दूसरी तरफ जब हम एमईपी पाथवे में आएंगे तो ऑपरेट इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, या फिर प्लास्टिड्स। यदि वो फोटोसिंथेटिक सेल नहीं है तो जो अदर प्लास्टिड्स होते हैं, तो दोनों में एक अंतर ये है, मेवेलोनिक एसिड पाथवे ऑपरेट इन साइटोसॉल, एमईपी पाथवे ऑपरेट इन क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स। सेकेंड पॉइंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये आता है कि जब भी हम लोग टर्पीन्स को बनाएंगे मेवेलोनिक एसिड पाथवे के द्वारा, तो कौन से कंपाउंड्स को एज ए प्रिकर्सर यूज करेंगे, एज ए सबस्ट्रेट यूज करेंगे, ठीक है। तो मेवेलोनिक एसिड पाथवे में एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज्ड एज ए प्रिकर्सर, यूज्ड एज ए प्रिकर्सर्स। तो सेकेंड पॉइंट क्या आ रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए को यूज किया जा रहा है एज ए प्रिकर्सर। जबकि जब हम एमईपी पाथवे की बात करेंगे तो क्या एसिटाइल कोएंजाइम ए को यूज करते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड में पाथवे रन हो रहा है एमईपी, तो क्या हम उसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए को यूज करेंगे एज ए प्रिकर्सर? तो ये सही नहीं है। यहां पर यूज किए जाते हैं, हम एक लाइन में कह सकते हैं, इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में तो बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं, किसको यूज किया जाएगा? तो यहां पर यूज किया जाता है पायरुवेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। आप जानते हैं ये 3 कार्बन की एल्डो शुगर है और ये एक शुगर एसिड है, 3 कार्बन शुगर एसिड। पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जरा सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, पायरुवेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यूज्ड एज ए प्रिकर्सर, ठीक है। तो दोनों में एक डिफरेंस ये है कि यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम में यूज किया जाएगा, जबकि एमईपी पाथवे में यूज किया जाएगा पायरुवेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड एज ए प्रिकर्सर, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। एक अंतर और भी है, जनरली प्लांट्स में यदि हम देखें तो सेस्क्यूटर्पीन, सेस्क्यूटर्पीन्स आप बेसिकली कह सकते हैं 15 कार्बन के जो टर्पीन्स हैं सिंथेसाइज, सेस्क्यूटर्पीन्स एंड ट्राइटर्पीन्स, ट्राइटर्पीन्स अर्थात 30 कार्बन, 30 कार्बन। तो एक डिफरेंस और भी है जो इंपॉर्टेंट है, जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं लेकिन आपको जानना बेहद जरूरी है। मेवेलोनिक एसिड पाथवे जनरली सेस्क्यूटर्पीन्स और ट्राइटर्पीन्स की सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है इन प्लांट्स, जबकि हम दूसरी तरफ जब आएंगे एमईपी पाथवे में ये जिम्मेदार है जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स एंड टेट्राटर्पीन्स। टेट्राटर्पीन्स का मतलब हो गया 40 कार्बन टर्पीन्स, डाइटर्पीन्स का मतलब है 20 कार्बन टर्पीन्स एंड मोनोटर्पीन्स का मतलब है 10 कार्बन टर्पीन्स। इनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक पाथवेज के बाद कि मोनो, डाई और टेट्रा और ट्राई किसे कहते हैं। तो यहां पर बायोसिंथेटिक पाथवे जब हम लोग डिस्कस करते हैं टर्पीन्स के लिए,
तो दो पाथवेज के नाम आते हैं, वन इज मेवेलोनिक एसिड पाथवे एंड सेकेंड इज MEP पाथवे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लांट्स में मेवेलोनिक एसिड पाथवे कहां पर रन होता है और कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है एज ए सबस्ट्रेट, जबकि दूसरी तरफ MEP पाथवे किस कंपार्टमेंट में रन होता है और किसको यूज किया जाता है एज ए सबस्ट्रेट। तो एक डिस्क्रिमिनेटिंग कैरेक्टर है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है टर्पीन्स बायोसिंथेसिस के लिए जो पायरुवेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड को यूज करता है एज ए सबस्ट्रेट उसको यूज करता है। ठीक है, तो अभी मैं बेसिकली अब आगे बढ़ करने वाला हूं मेवेलोनिक एसिड पाथवे। बायोकेमिकल पाथवे क्या है मेवेलोनिक एसिड के लिए, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या बेसिक रिएक्शंस हैं, कैसे सिंथेसाइज होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आगे आपको टर्पीन्स के बारे में, मोनो, डाई और ट्राई टर्पीन्स के बारे में बताएंगे। देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फेमस कंपाउंड इस फैमिली के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बायोसिंथेसिस को हम लोग आगे लेके आते हैं। ठीक है, तो मेवेलोनिक एसिड पाथवे को हम लोग सबसे पहले यहां पर डिस्कस करने चल रहे हैं। तो मेवेलोनिक एसिड पाथवे में मैंने आपको ये बता दिया है कि यहां पर सबस्ट्रेट यूज किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में। सबसे पहले इस पाथवे की शुरुआत कैसे हो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एंजाइम है HMG CoA। कौन सा एंजाइम है? HMG CoA। यहां पर देखिए बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथाइल ग्लूटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, इसके नाम से ही एंजाइम को नाम दिया है HMG CoA सिंथेस। HMG CoA सिंथेस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कौन से पाथवे को? मेवेलोनिक एसिड पाथवे को। एक बार रीचेक करिए, इंपॉर्टेंट पाथवे है, कुछ स्टेप्स का है, बेहद आसान है। तो सबसे पहले HMG CoA सिंथेस एंजाइम दो एसिटाइल कोएंजाइम को एक साथ कंडेंस करता है, इनको जोड़ता है। ठीक है, और जब जोड़ेगा तो एक कोएंजाइम A रिलीज हो जाता है। ठीक है, कोएंजाइम A आप जानते हैं विटामिन B5 का एक्टिवेटेड फॉर्म है, कंपोनेंट है विटामिन B5 का। तो HMG CoA सिंथेस कंडेंस्ड 2 एसिटाइल कोएंजाइम यूनिट्स टू प्रोड्यूस एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम A। एक 4 कार्बन कंपाउंड है, कौन सा? एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटेट के बारे में आप लोग जानते हैं, ये एसिटेट यूनिट है। इसी के साथ जब हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं एक कोएंजाइम को तो इसे हम लोग नाम देते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। तो जरा देखिए इसमें 2 कार्बन है। ठीक है, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। HMG CoA सिंथेस ने इन दोनों को कंडेंस किया और कंपाउंड बना एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम। एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या है? एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम। अगले स्टेप में सेम एंजाइम एक एसिटाइल कोएंजाइम A को और कंडेंस करता है एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम A के साथ। तो सेम एंजाइम HMG CoA सिंथेस सेकेंड स्टेप में एक एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम A के साथ एसिटाइल कोएंजाइम A को कंडेंस करता है और कंपाउंड बनता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम A। तो ये 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, 4 कार्बन कंपाउंड बना एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम A। अगले स्टेप में एक 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम A को और ऐड किया तो यहां से भी जब 2 कार्बन आ जाएंगे तो ये 6 कार्बन कंपाउंड हुआ जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं HMG CoA। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट से जिन लोगों ने या आपने देखा होगा जब हम लोग पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में तब भी इसकी स्टडी करते हैं। तो कंपाउंड बना बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम में, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको बेसिकली फिर डिस्कस कर देता हूं जल्दी से। 2 एसिटेट यूनिट्स को कंडेंस किया और बनाया एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में। देन एक और एसिटेट यूनिट को कंडेंस किया और एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम A। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले स्टेप में एंजाइम है HMG CoA रिडक्टेस।
जैसा आप लोग एंजाइम के नाम से समझ रहे हैं, इसका नाम ही है रिडक्टेज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं HMG को A का यहां पर रिडक्शन किया जाएगा और इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा मेवेलोनेट में, यानी DPH। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो यानी DPH है, यानी DP+। ठीक है, तो इस पॉइंट को एक बार आप फिर समझें। बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथाइल ग्लूटारिल को एंजाइम का रिडक्शन किया गया मेवेलोनेट में, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है और इस पाथवे का रेगुलेटरी स्टेप है। तो रिडक्शन में हमें क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, यानी DPH। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कितने यानी DPH यहां पर यूज किए जाते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ HMG को A टू मेवेलोनेट। तो यहां पर 2 HMG 2 NADPH का यूज किया जाएगा, 2 NADPH यूज किए जाते हैं एक HMG को A को रिड्यूस करने के लिए। तो ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट था और जैसा मैंने कहा कि रेगुलेटरी स्टेप भी है, उसको अलग से डिस्कस किया जा सकता है कैसे रेगुलेशन होता है। तो HMG को A का रिडक्शन किसमें कर लिया, मेवेलोनेट में। और आप समझ सकते हैं मेवेलोनेट में यहां पर केवल रिडक्शन हुआ है, कोई कार्बन तो रिलीज हुआ नहीं। तो A भी 6 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो एसीटेट यूनिट्स को कंडेंस करके एंड देन रिड्यूस करके कंपाउंड बनाया गया मेवेलोनेट, या इसको हम कह सकते हैं मेवेलोनिक एसिड। आप समझ रहे हैं टर्पीन बायोसिंथेसिस में मेवेलोनेट पाथवे या मेवेलोनिक एसिड पाथवे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पाथवे में ये इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है जो सिंथेसाइज हुआ। ठीक है, तो मेवेलोनेट इज ए 6 कार्बन कंपाउंड। अब अगले स्टेप में आते हैं, मेवेलोनेट का क्या होगा। तो अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे मेवेलोनेट कन्वर्ट हो गया है फास्फोमेवेलोनेट में। तो ये मेवेलोनेट आगे जब कन्वर्ट हो रहा है तो इसका फास्फोराइलेशन हुआ 5th पोजीशन पर। यहां पर एंजाइम का नाम है मेवेलोनेट काइनेज और फास्फोरिल ग्रुप डोनर है ATP। तो यहां पर एक पॉइंट आप समझिए कि मेवेलोनेट और जो अगले स्टेप का कंपाउंड है वो 5 फास्फोमेवेलोनेट, अर्थात मेवेलोनेट को 5वीं पोजीशन पर फास्फोराइलेट कर दिया। फास्फोराइलेशन में जो एंजाइम्स आते हैं जो जनरली हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड्स यूज करते हैं उनको हम काइनेज कहते हैं। तो एंजाइम का नाम है मेवेलोनेट काइनेज, जिसने कन्वर्जन किया मेवेलोनेट का 5 फास्फोमेवेलोनेट। अगले स्टेप में इसका फिर फास्फोराइलेशन होगा और एंजाइम का नाम है फास्फोमेवेलोनेट काइनेज और फास्फोरिल ग्रुप का डोनर है ATP। ठीक है, तो 5 फास्फोमेवेलोनेट का फर्दर फास्फोराइलेशन हुआ और इसका कन्वर्जन किया गया 5 पाइरोफास्फोमेवेलोनेट में। इसका मतलब यह हुआ कि 2 फास्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं एक मेवेलोनेट यूनिट के साथ और फास्फेट फास्फेट आपस में जुड़े हैं, एनहाइड्राइड बॉन्ड होगा, हाई एनर्जी बॉन्ड है। तो हम ये कह सकते हैं मेवेलोनेट का 2 सक्सेसिव फास्फोराइलेशन हुआ 2 स्टेप में और फाइनली कन्वर्जन हुआ पाइरोफास्फोमेवेलोनेट में। ठीक है, इसके बाद जो स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइरोफास्फोमेवेलोनेट का कन्वर्जन किया जाएगा आइसोपेंटेनाइल पाइरोफॉस्फेट में और ये 5 कार्बन यूनिट है, जबकि मेवेलोनेट एक 6 कार्बन यूनिट है और ये 5 कार्बन यूनिट है। इसका मतलब यहां पर एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा, लेकिन इस CO2 रिलीज के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर जो रिएक्शन है वो डिहाइड्रेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। कैसी रिएक्शन है, डिहाइड्रेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो यहां पर मैंने 2 टर्म लिखे हुए हैं, एक है डिहाइड्रेटिव
एंड सेकेंड इज डी कार्बोक्सिलेशन। आप देख रहे हैं पायरोफॉस्फोमेवेलोनेट का कन्वर्जन जब आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट में होता है तो एक CO2 भी रिलीज हुआ और एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हुआ। CO2 के रिलीज होने से जो 6 कार्बन कंपाउंड था वो कन्वर्ट हुआ 5 कार्बन कंपाउंड में और यहां से वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हुआ है। मैं इसे बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप यदि टेस्ट पेपर उठा करके देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवेलोनिक एसिड पाथवे में कौन सा स्टेप है जिसमें डिहाइड्रेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डिहाइड्रेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो आप कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ पायरोफॉस्फोमेवेलोनेट टू आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट एक ऐसा स्टेप है जिसमें डिहाइड्रेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, यहां पर जो एंजाइम का नाम है वो पायरोफॉस्फोमेवेलोनेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है। ठीक है, कौन सा एंजाइम है? पायरोफॉस्फोमेवेलोनेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट है। ठीक है, ये एक एक्टिवेटेड यूनिट है, एक्टिवेटेड 5 कार्बन यूनिट that used in terpene biosynthesis। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को एक बार और समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। टर्पीन बायोसिंथेसिस में हम लोगों ने मेवेलोनिक एसिड पाथवे को यूज यहां पर डिस्कस किया है और सबसे पहले हम लोगों ने जब टर्पीन्स को डिस्कस किया तो इस पॉइंट के बारे में कहा कि ऐसे कंपाउंड्स जो 5 कार्बन आइसोप्रेनोइड यूनिट से बनते हैं उनको हम टर्पीन्स कहते हैं। तो 5 कार्बन आइसोप्रेनोइड यूनिट कैसे सिंथेसाइज होती है उसके लिए 2 पाथवे डिस्कस किए जिनको हम लोग कहते हैं टर्पीन्स के बायोसिंथेटिक पाथवे। एक मेवेलोनिक एसिड पाथवे है एंड सेकेंड इज MEP पाथवे। मेवेलोनिक एसिड पाथवे में हम किस तरीके से आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट को बनाते हैं या कैसे सिंथेसाइज होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट एक 5 कार्बन एक्टिवेटेड यूनिट है जिसका यूज टर्पीन की बायोसिंथेसिस में किया जाता है। तो हमारा उद्देश्य तो IPP यूनिट ही बनाना था, लेकिन उसके नीचे एक और नाम लिखा हुआ है डाईमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, डाईमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। तो डाईमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं है, ये आइसोपेंटेनाइल का एक आइसोमर है। ठीक है, और एंजाइम आइसोमरेज कन्वर्ट करता है आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट को डाईमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट में। जैसे आप ग्लाइकोलिसिस में देखते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का कन्वर्जन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में किया जाता है, ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम कन्वर्जन करता है। उसी तरीके से यहां पर आइसोमरेज एंजाइम है जिसने एक एक्टिवेटेड 5 कार्बन यूनिट को उसके आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये भी एक्टिवेटेड 5 कार्बन यूनिट है। अब डाईमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट का यहां पर यूज क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके लिए आप ये समझ लें। जब भी हम लोग 5 कार्बन यूनिट्स को पॉलीमराइज करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, तो IPP यूनिट्स को एक साथ जोड़ने के लिए हमें डाईमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट एज ए प्राइमर चाहिए, एज ए एक्सेप्टर चाहिए। तो जितनी भी यूनिट्स को हमें जोड़ना है उसको किस पर जोड़ना है, डाईमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट पर। तो ये था मेवेलोनिक एसिड पाथवे, ठीक है, टर्पीन्स बायोसिंथेसिस में। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने नाम सुने होंगे मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स या ट्राइटर्पीन्स या सेस्क्यूटर्पीन्स, ये हम किस तरह से डिस्कस करते हैं उसको भी हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। आकाश, इसमें मुझे एक पेज और ले लेना है तो यहां आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले स्टेप में पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रेनोइड यूनिट्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे आइसोप्रेनोइड यूनिट्स पॉलीमराइज होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, वन इज IPP एंड सेकेंड इज डाईमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। दोनों 5 कार्बन यूनिट हैं।
डाइमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट एंड आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट आर द एक्टिवेटेड 5 कार्बन यूनिट्स। जब हम लार्जर टर्पीन्स की तरफ बढ़ते हैं, हम बड़े कंपाउंड्स बनाते हैं टर्पीन फैमिली का, तो इनका फ्यूजन कराते हैं। तो डाइमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट की इंपॉर्टेंस ये है कि आईपीपी का एक्सेप्टर है। तो हम इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, डाइमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट एक्सेप्ट आईपीपी एंड resulting compound is a 10 carbon compound zerenyl pyrophosphate। zerenyl pyrophosphate आप समझ सकते हैं ये एक 10 कार्बन यूनिट है, 10 कार्बन यूनिट है। तो IPP एंड DMAPP condensed to form a 10 carbon unit called zerenyl pyrophosphate। zerenyl pyrophosphate के साथ एक IPP और कंडेंस होता है और कंपाउंड बनता है फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट। और जैसा कि आप देख रहे हैं, समझ सकते हैं, ये एक 15 कार्बन कंपाउंड है, 15 कार्बन का कंपाउंड है। इसके साथ एक और आईपीपी को यदि हम जोड़ दें तो बनने वाला कंपाउंड नाम दिया जाता है जिरेनिल पायरोफॉस्फेट। यहां पर आप देखिए, जो जिरेनिल पायरोफॉस्फेट है 10 कार्बन कंपाउंड है, और जो 20 कार्बन कंपाउंड है उसको हम लोगों ने नाम दिया है जिरेनिल पायरोफॉस्फेट। यदि हमें एक टेट्रा टर्पीन बनाना है तो 20 कार्बन की 2 यूनिट्स को यदि हम जोड़ देंगे तो टेट्रा टर्पीन बन जाएगा। तो एक बार इस पॉइंट को आप और समझें कि आईपीपी और डीएमएपी ये जो यूनिट्स हैं, एक्टिवेटेड 5 कार्बन यूनिट्स हैं, जब ये कंडेंस होती हैं तो 10 कार्बन की यूनिट बनती है जिसका नाम है जिरेनिल पायरोफॉस्फेट। इसके साथ यदि हम एक और 5 कार्बन यूनिट जोड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट जो 15 कार्बन है, ठीक है। उसके बाद यदि हम एक 5 कार्बन यूनिट और जोड़ दें तो कंपाउंड बनता है जिरेनिल पायरोफॉस्फेट। अब यहां पर एक पॉइंट और भी क्लियर कर लेते हैं। कभी आपने नाम सुना होगा मोनोटर्पीन्स का, सेस्क्यूटर्पीन्स का, डाइटर्पीन्स, ट्राइटर्पीन्स और टेट्राटर्पीन्स। बेसिकली जो जिरेनिल पायरोफॉस्फेट है इसी को हम लोग कहते हैं मोनोटर्पीन। क्या नाम देते हैं? मोनोटर्पीन। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, या बेसिकली हम ऐसे समझेंगे, जब भी हमें कोई टर्म मिलेगा मोनोटर्पीन तो हम समझ जाएंगे वो 10 कार्बन की टर्पिनॉइड यूनिट है, ठीक है, टर्पिनॉइड स्ट्रक्चर है जिसे हम जिरेनिल पायरोफॉस्फेट के नाम से भी कह सकते हैं, ठीक है। और 15 कार्बन यूनिट का नाम क्या है? फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट। इसको हम लोग नाम देते हैं सेस्क्यूटर्पीन। सेस्क्यूटर्पीन। तो 15 कार्बन यूनिट को क्या नाम दिया? सेस्क्यूटर्पीन। तो मोनोटर्पीन, सेस्क्यूटर्पीन। जो 20 कार्बन यूनिट है इसे हम लोग नाम देते हैं डाइटर्पीन। क्या नाम देंगे? डाइटर्पीन। और आप समझ सकते हैं कितने कार्बन होंगे? 20 कार्बन। इसका मतलब यह हुआ जो ट्राइटर्पीन से उसमें 30 कार्बन्स पाए जाएंगे, और इसी तरीके से टेट्राटर्पीन्स में 40 कार्बन पाए जाएंगे। जो 40 कार्बन से ऊपर टर्पीन यूनिट्स होती हैं उनको हम लोग पॉलीटर्पीन्स भी कहते हैं। तो बेसिकली आप यहां पर एक पॉइंट और समझ सकते हैं, कई बार एग्जाम से मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, टेट्राटर्पीन्स के नाम से भी हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो बेसिकली मोनोटर्पीन का मतलब है 10 कार्बन का टर्पीन, सेस्क्यूटर्पीन का मतलब है 15 कार्बन का टर्पीन है, और डाइटर्पीन का मतलब है 20 कार्बन, ट्राइटर्पीन मतलब 30 कार्बन और टेट्राटर्पीन का मतलब 40 कार्बन। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि ये क्लासिफिकेशन किसी और बेसिक उसके फंक्शन पर या एक डिफरेंट तरीके के उसके केमिकल नेचर पर डिपेंड हो। यहां पर मोनो, डाई, टेट्रा या सेस्क्यूटर्पीन जैसे शब्द
डिपेंड करते हैं या बेस्ड हैं उसमें कार्बन नंबर कितने हैं, शुगर और आइसोपेंटेनाइल जो यूनिट्स हैं वो कितनी हैं। तो इसका आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। यदि कोई मुझसे कहे सेस्क्यू टर्पीन में कितनी आईपीपी यूनिट्स होंगी तो 3 ही होंगी। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आगे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको हम लोग देखेंगे, उनको क्वेश्चंस में भी मोनोटर्पीन और डाइटर्पीन्स के नाम से ही दिया गया है। तो इस तरह से ये मेवेलोनिक एसिड पाथवे था जिसमें हमने आईपीपी यूनिट्स की सिंथेसिस को डिस्कस किया और उनके पॉलीमराइजेशन को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब वो इस पॉइंट को थोड़ा हम लोग और आगे ले चलते हैं। एमईपी पाथवे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ बेसिक्स मैंने बता दिए हैं, फिर कभी उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। अब वो टर्पीन फैमिली के फेमस मेंबर्स क्या हैं, टर्पीन फैमिली में कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमें पता है और उनके बेसिक रोल क्या है। तो रोल ऑफ टर्पीन्स इन प्लांट्स, इनको बेसिकली 3 ग्रुप में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्पीन की बायोसिंथेसिस को डिस्कस करने के बाद हम लोग चल रहे हैं टर्पीन्स के फंक्शंस के बारे में जानने के लिए। तो टर्पीन्स में कौन कौन से फेमस कंपाउंड हैं और उनका रोल प्लांट के लिए क्या है। बेसिकली फंक्शन के हिसाब से हम लोग टर्पीन्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप बेसिकली हम लोग लेकर के आएंगे ऐसे टर्पीन्स का जो इंसेक्ट से प्रोटेक्शन देते हैं प्लांट को, बेसिकली जो है इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, उनको जो है उनको किल करते हैं, इंसेक्टिसाइडल भी कह सकते हैं या रिपेलेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा ग्रुप आएगा जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो वर्टिब्रेट्स जो हर्बीवोर्स हैं उनको खाते हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ग्रुप बना सकते हैं। और जो तीसरा है उसमें हम लोग प्राइमरी कंपाउंड्स को लेकर के आएंगे कि ऐसे कौन से टर्पीन्स है जिनका प्राइमरी रोल है प्लांट में। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो पहला जो ग्रुप है ये एक एग्जाम के नजरिए से बेहद जरूरी है। कई बार जब आप टर्पीन्स को पढ़ेंगे तो बहुत सारे टर्पीन्स के नाम आ जाते हैं और एक स्टूडेंट के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि वो कैसे इन सारे नाम को याद रखे और कैसे वो स्टडी करे कि उनको याद रहे, एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले। तो बेसिकली मैंने आपके एग्जाम के हिसाब से टर्पीन्स में जो फेमस एजेंट है उनको बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। जो पहला ग्रुप है टर्पीन्स दैट डिफेंड प्लांट अगेंस्ट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के अगेंस्ट में कौन से टर्पीन्स है जो प्लांट को प्रोटेक्शन देते हैं। वन इज कार्डिनोलाइड्स। जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ते हैं और वहां पर वबिन और डिजिटलिस जैसे 2 नाम सुनते हैं कि वो इनहिबिट करते हैं इस पंप को। ठीक है, और टॉक्सिक होते हैं वर्टिब्रेट्स के लिए, मैमल्स के लिए। तो कार्डिनोलाइड्स जैसे जिसका फेमस एजेंट है डिजिटलिस, देखिए जरा इसका नाम, ग्लाइकोसाइलेटेड ट्राइटर्पीन, एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू हायर एनिमल्स। तो यहां पर मैंने जो टर्पीन्स दिखाया कि फंक्शन के हिसाब से तो डिफेंड प्लांट अगेंस्ट वर्टिब्रेट्स, उसमें एक फेमस एजेंट है कार्डिनोलाइड्स। तो कार्डिनोलाइड्स टर्पीन्स है, कैसे टर्पीन्स है, ग्लाइकोसाइलेटेड ट्राइटर्पीन्स। आपको इस तरह से ध्यान रखना है, जैसे कार्डिनोलाइड्स आता है एग्जाम में तो कार्डिनोलाइड्स कैसा टर्पीन है, तो हमारा आंसर है ग्लाइकोसाइलेटेड ट्राइटर्पीन। ठीक है, और टॉक्सिक टू हायर एनिमल्स, ये हायर एनिमल्स के लिए कैसा है, टॉक्सिक है। सेकेंड इज सेपोनिन्स, आप जानते हैं सोप से टर्म लिया गया है, साबुन जो घरों में यूज करते हैं उससे टर्म लिया गया है। ग्लाइकोसाइलेटेड ट्राइटर्पीन्स एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, कुछ मेंबर स्टेरॉइड में भी आते हैं। हैव सोप लाइक प्रॉपर्टीज, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सोप लाइक है, एम्पीपैथिक है। टॉक्सिक टू एनिमल्स, ठीक है, ये एनिमल्स के लिए टॉक्सिक है। क्यों टॉक्सिक है, क्योंकि जो इसका नेचर है, इसका जो बायोकेमिकल नेचर है वो स्टेरॉइड के डाइजेशन और अपटेक में इंटरफेयर करता है इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल। यदि कोई एनिमल ऐसे प्लांट्स की पत्तियों को खा लेता है जिसमें सेपोनिन्स प्रेजेंट है, ये कंपाउंड्स प्रेजेंट है, तो उसकी इंटेस्टाइन में वो स्टेरॉइड जो भी हैं, जो भी कोलेस्ट्रॉल या अदर स्टेरॉइड है, प्लांट के स्टेरॉइड हैं, उनके डाइजेशन और अपटेक में इंटरफेयर करता है। आपको पता है यूकैरियोटिक सेल्स में स्टेरॉइड एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी मेम्ब्रेन्स के। यदि वो इंटरफेयर करेगा उसके एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में तो ये मेम्ब्रेन को भी डिसरप्ट कर सकता है। तो डिसरप्ट सेल मेम्ब्रेन आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन को भी डिसरप्ट करता है। प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट फंगल अटैक, और ये फंगल अटैक के अगेंस्ट में भी
प्रोटेक्शन देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर दो कंपाउंड को डिस्कस किया है, कार्डिनोलाइड्स एंड सेकेंड इज सेपोनिन्स। कार्डिनोलाइड्स भी ग्लाइकोसाइलेटेड ट्राइटरपीन्स हैं और सेपोनिन्स भी ग्लाइकोसाइलेटेड ट्राइटरपीन्स हैं। प्राइमरली जो एनिमल्स हैं उनके अगेंस्ट में ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में हम लोग आते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं उन टर्पीन्स को जो प्लांट को प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देंगे ऐसे कौन से फेमस टर्पीन्स हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक बहुत ही फेमस नाम है पायरीथ्राइड्स। पायरीथ्राइड्स मोनोटर्पीन्स ईस्टर हैं और बहुत सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली इनका जो फंक्शन है वो इंसेक्टिसाइडल है, कमर्शियल यूज भी है। तो आप देख सकते हैं एक फेमस नाम है टर्पीन्स में पायरीथ्राइड्स। पायरीथ्राइड्स इंसेक्टिसाइडल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार मैचिंग में भी आ सकता है कि पायरीथ्राइड्स क्या है। तो जब भी आपको नाम आ जाएगा तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये टर्पीन है और किस तरह के टर्पीन है, तो ये मोनोटर्पीन है। ठीक है, और कैसा है, इंसेक्टिसाइडल है। सेकेंड में आते हैं इसेंशियल ऑयल्स, कई सारे आते हैं। पिपरमेंट बहुत ही फेमस है, लीमन आप नाम जानते हैं कि कुछ इसेंशियल ऑयल्स भी हैं जो इंसेक्टिसाइडल होते हैं और कमर्शियल यूज भी है। तो यदि हम पिपरमेंट वगैरह को देखें तो वोलेटाइल मिक्सचर है मोनोटर्पीन्स का और सेस्क्यूटर्पीन्स का। मोनोटर्पीन्स मतलब 10 कार्बन और सेस्क्यूटर्पीन्स मतलब 15 कार्बन। ठीक है, तो इसेंशियल ऑयल्स वोलेटाइल मिक्सचर्स होते हैं मोनोटर्पीन्स एंड सेस्क्यूटर्पीन्स में, और ये इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं। ये इंसेक्टिसाइडल तो नहीं है, उनको मार तो नहीं सकते, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है या लीथल नहीं है, लेकिन इंसेक्ट को रिपेल करते हैं। और सेकेंड फंक्शन क्या है, एंटी हर्बीवोर्स, ये हर्बीवोर्स को भी रिपेल करते हैं। ठीक है, तीसरा ग्रुप आता है लिमोनिड्स, जिसमें एजेडिरेचिटिन बहुत ही फेमस एजेंट है। तो लिमोनिड्स नॉन वोलेटाइल ग्रुप है ट्राइटरपीन्स के। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ नीम ट्री। नीम ट्री आप बहुत ही कॉमन है, आप जानते हैं, उसका प्रोडक्ट है लिमोनिड्स। और ये एंटी हर्बीवोर है, पावरफुल इंसेक्ट डिटरेंट भी है। देन इसके बाद आता है फाइटिइक्डिसोन्स। फाइटिइक्डिसोन्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्लांट स्टेरॉइड है। स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू इंसेक्ट मोल्टिंग हार्मोन। ठीक है, ये बहुत ही फेमस एजेंट है फाइटोइक्डिसोम, जो प्लांट के स्टेरॉइड, ये प्लांट स्टेरॉइड है और जिसका जो स्ट्रक्चर है वो इंसेक्ट के मोल्टिंग हार्मोन के जैसा है, मिलता जुलता है। इसका मतलब ये इजिली प्लांट की जो इंसेक्ट हैं, स्पेशली इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल है, मोल्टिंग साइकिल है, उसमें इंटरफियर कर सकता है। तो डिसरप्ट द मोल्टिंग साइकिल ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, डिफेंड प्लांट अगेंस्ट पैरासाइट्स एंड निमेटोड्स। तो फाइटिइक्डिसोम के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये इंसेक्ट मोल्टिंग हार्मोन के स्ट्रक्चर को मिमिक करता है और ये इंसेक्ट से, पैरासाइट्स और निमेटोड से ही डिफेंड करेगा। तो इस लिस्ट में दो एजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक है पायरीथ्राइड्स और दूसरा है फाइटोइक्डिसोन्स। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये सारे कंपाउंड प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट से। तो ये लिस्ट स्पेशली टर्पीन्स की हम लोगों ने बनाई हुई है, कुछ नाम लिखे हैं उनके, और वो इंसेक्ट से प्रोटेक्शन देंगे। अगले स्टेप में आते हैं। ठीक है, और हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जिनका प्लांट में सेकेंडरी रोल नहीं है बल्कि प्राइमरी रोल है। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने टर्पीन्स को सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ही डिस्कस किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी टर्पीन्स हैं जिनका प्लांट की फिजियोलॉजी में डायरेक्ट रोल है, उसके मेटाबॉलिज्म, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो हम ऐसे कंपाउंड्स को कह सकते हैं दे आर प्राइमरी कंपाउंड्स। तो कुछ टर्पीन्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में भी रखे गए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सभी टर्पीन्स को सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहें, और आप उनके नाम भी जानते हैं, बहुत ही फेमस हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड में आप जानते हैं कि ये स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये सेस्क्यूटर्पीन है, सीड मैच्योरेशन एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। देन इसके बाद जिब्रेलिक एसिड, ये डाइटर्पीन है, रेगुलेशन ऑफ प्लांट हाइट एंड सीड जर्मिनेशन। जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में तो इनके बारे में पढ़ेंगे। एक और हार्मोन है ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ये ट्राइटर्पीन है, ये सेल एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। देन कैरोटीनॉइड्स,
आप जानते हैं कि ये एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से प्लांट में फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। फाइटोल चेन क्लोरोफिल्स को एम्बेडेड रखने के लिए मेम्ब्रेन में यूज किया जाता है। तो फाइटोल चेन जो क्लोरोफिल के साथ जुड़ी होती है, ये भी एक टर्पीन है। एंड लास्ट इज डोलिकॉल। आप जानते हैं डोलिकॉल फॉस्फेट शुगर का कैरियर है, जो ईआर में ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस है, उसमें जो शुगर यूनिट्स का कैरियर है वो कौन है? डोलिकॉल। तो इस तरह से कुछ टर्पीन्स का प्राइमरी रोल भी प्लांट की फिजियोलॉजी में है। तो बेसिकली आज हम लोगों ने डिस्कस किया है टर्पीन्स के बारे में, और उससे पहले हम लोगों ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को डिस्कस किया था कि वो क्या होते हैं, क्यों सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन 3 ग्रुप में बेसिकली किया था, टर्पीन्स, फिनोलिक्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। देन इसके बाद हम लोगों ने टर्पीन्स को डिस्कस किया। आप जानते हैं टर्पीन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आइसोप्रिनोइड यूनिट्स के मिलने से बनते हैं। हम लोगों ने टर्पीन्स की सिंथेसिस को डिस्कस किया, उसमें मेवेलोनिक एसिड पाथवे और मिथाइल इरिथ्रिटॉल फॉस्फेट पाथवे के बारे में डिस्कस किया। दोनों के बीच में अंतर किया, क्या अंतर है। और देन इसके बाद हम लोगों ने मेवेलोनिक एसिड पाथवे को बेसिकली स्टडी किया, कितने स्टेप्स होते हैं और किस तरह से सिंथेसिस होती है आईपीपी यूनिट्स का। देन हम लोगों ने कार्बन नंबर के बेस पर मोनोटर्पीन्स, एस्क्यूटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स और ट्राइटर्पीन्स को भी डिस्कस किया। और कुछ फेमस एजेंट जो हमारे सिस्टम में है, प्लांट में पाए जाते हैं टर्पीन्स, उनके बारे में डिस्कस किया। बेसिकली 3 ग्रुप डिस्कस किए। एक वो ग्रुप जो इंसेक्टिसाइडल है, इंसेक्ट के अगेंस्ट में प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। सेकेंड इज जो एनिमल और वर्टिब्रेट्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है। और थर्ड जो ग्रुप बनाया हम लोगों ने, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को बनाया कि कौन से ऐसे टर्पीन्स हैं जिनका प्राइमरी रोल है। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे फिनोलिक्स।